फीलिंग जिप्सी के मुंह से निकलते धुएं की वजह से थी। जिप्सी ने जैसे ही वो तीखी सॉस खाई थी, वो तुरंत ही इधर उधर भागने लगी थी। इतनी मिर्ची वाली ये अजीब सी सॉस खाने के बाद जैसे जिप्सी के मुंह में किसी ने जलता हुआ लावा ही डाल दिया हो। वो पूरे कमरे में उत्पात मचा रही थी। ये देखकर जैसे आदित्य को हंसी आ गई, वो जोर जोर से हंसने लगा। क्यों, आ गया स्वाद? कैसा लगा ये स्पेशल सॉस? बिल्ली को इस तरह इधर से उधर परेशान होकर भागता देख आदित्य बस खिलखिलाकर हंसे जा रहा था। इधर जिप्सी मिर्च की वजह से परेशान थी, उधर इस तरह जिप्सी को नाचता देख आदित्य खुश हो रहा था। कुछ देर तक ये तमाशा ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर अचानक ही आदित्य को कुछ याद आ गया। मैं तो भूल ही गया, आज मुझे कितना सारा काम है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद करने लगा। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और अपना पेट मलने लगा। अब भूख तो शांत हो गई, चलो अब चला जाए और जल्दी से अपना काम निपटा लिया जाए। आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिल्ली को देखकर फिर से खिलखिलाता हुआ अपने कमरे के बाहर आ गया। उसके कमरे के बाहर एक बेहद सुंदर बगीचा था, जहां का लाजवाब मौसम देखकर जैसे आदित्य का दिल खुश हो गया। जो आदित्य अभी काम के लिए बाहर आया था, वो अब मौसम की खूबसूरती में जैसे खो चुका था। आज का मौसम कितना अच्छा है। ऐसे मौसम में काम करने से या घर पर बैठकर वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा होगा कि कहीं घूमने जाया जाए। हाँ सही में, आज कहीं घूमने जाना तो बनता है, लेकिन कहाँ? पत्तों की सरसराहट के बीच वो आंखें बंद करके खड़ा हुआ, बस आज के इस सुहाने मौसम का मजा ले रहा था कि अचानक तभी उसके मन में एक प्लान आया। जब इतना लाजवाब मौसम हो ही रहा है तो क्यों ना नदी में बोटिंग की जाए। हाँ, ये एक परफेक्ट आइडिया है इस रंगीन मौसम को सेलिब्रेट करने का। ये कहते कहते आदित्य के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई और वो तुरंत नदी किनारे बोटिंग के लिए चल पड़ा। रास्ते भर जंगल की खूबसूरत हरियाली को देखते देखते उसके मन में एक साथ कई ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो जंगल के इस रूप को एंजॉय करता हुआ अपनी मस्ती में मदमस्त होकर चल रहा था कि तभी अचानक से उसके कदम सहसा ही एक जगह पर रुक गए। दरअसल आदित्य की नजर जंगल के बीच एक झोपड़ी पर पड़ी। फटेहाल झोपड़ी को देखकर आदित्य ठहर गया। शायद ये तो वही झोपड़ी है ना जिसमें कमजोर साबित होने के बाद से अरुण रह रहा है। झोपड़ी को देखते ही आदित्य के चेहरे से स्माइल जैसे गायब हो गई। वो अब बस एक टक उस झोपड़ी को देखते ही जा रहा था। बेचारा अरुण, इसके पैर में चोट क्या लग गई? इसको कमजोर शरीर देकर कबीले से ही निकाल दिया गया। कितनी अजीब बात है ना, कितने अजीब रूल्स है ना। आदित्य को अरुण की झोपड़ी देखकर उसे पूरा वाकया याद आ गया। अब वो बस उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। कितने में ही सामने से जंगली वेशभूषा में एक लड़का उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। आदित्य उसको बड़े ध्यान से देखने लगा। तुम तो अरुण हो ना? वो अरुण जिसको? हाँ, वही हूँ जिसको कबीले से तुम्हारी माँ ने निकलवा कर बाहर खड़ा कर दिया था। वही अरुण जिसको तुम्हारी माँ ने बेघर कर दिया था। अरुण की ये बात सुनकर जैसे आदित्य की आंखों की चमक गायब हो गई। I'm sorry, मेरी वजह से। नहीं नहीं, तुम माफी क्यों मांगते हो? इस सब में तुम्हारी क्या ही गलती? अरुण की इस दशा को देखकर आदित्य को उस पर तरस तो आ रहा था, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था। एक बात समझ नहीं आ रही, जब आप जैसे ही कई लोगों को महज स्ट्रांग न होने पर कबीले से निकाला जा सकता है, तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि मुझे कबीले ने इतनी छूट दे रखी है? जहाँ तक मुझे याद है, इस अघोरी कबीले के नियम बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इनके लिए केवल पावर सब कुछ है, जिसमें शक्ति है, ताकत है, वो सब कुछ है, लेकिन जो भी वीक है वो इनके लिए नकारा है, बेकार है। फिर मुझे इतनी छूट क्यों? आदित्य अपनी कमजोरी के बारे में सब अच्छे से जानता था। आज तक उसने न तो कभी कुछ खास किया था और न ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सका था। ऐसे में खुद को मिलती इतनी छूट से वो हैरान था। ये सब सोचते सोचते वो अरुण की तरफ देखने लगा। इस पर अरुण ने उसे बैठने का इशारा किया और वो दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आदित्य के चेहरे पर अब जैसे एक मायूसी छाई थी। मुझे एक बार बाबा ने भी बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था तभी कबीले के वैद्य जी ने माँ को बता दिया था कि मैं औरों जैसा बलशाली और ताकतवर नहीं होऊंगा। फिर भी माँ ने मुझे जिंदा रखा। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ा बल्कि साथ ही मुझे कबीले के नाम के साथ रहने दिया। आदित्य के मन में यही चल रहा था कि उसकी कमजोरी के बावजूद वे उसे कबीले का हिस्सा क्यों मान रहे थे। हालांकि उसे सरदार के अन्य बच्चों की तरह रिसोर्सेज और पावर नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ काफी इजी थी। तुमको तो कबीले से निकाल दिया, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग कर दिया गया और यहाँ जंगल में अकेले छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मुझे तो फिर भी कितनी सारी सुख सुविधाएं दी हुई हैं। मेरे पास अपने लिए एक पूरा अलग घर है, रोजमर्रा के कामों के लिए दासियां हैं, यहाँ तक कि मुझे वॉर एजुकेशन के लिए एक टीचर भी अलॉट किया गया था। इसका क्या रीजन होगा? आदित्य अपनी माँ के तेज दिमाग से पूरी तरह से वाकिफ था।
वो कुछ भी ऐसे ही बिना किसी रीजन के नहीं करती। देखो, तुम्हारी माँ बहुत शातिर है। ये मत समझना कि उसे तुम पर दया आती है या वो चाहती है कि तुम कबीले के भावी सरदार या सरदार के एडवाइजर बनोगे। वो इतनी शातिर है कि वो अपने फायदे का सोचती है। उसका इस सब के पीछे कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान होगा। क्या सच में? माँ ऐसा क्यों करेंगी? इस सब में उनका क्या ही प्लान होगा? ये सब बोलते हुए जैसे आदित्य के चेहरे पर निराशा के बादल छा गए। अरुण गायत्री की बिहेवियर को अच्छी तरह से समझता था। तुम्हारी माँ हर चीज पर अपने कंट्रोल की इच्छा रखती है। इसमें भी उसका ही कुछ ना कुछ फायदा होगा। तुम केवल चौकन्ना रहना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद अरुण अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन फिर अचानक से वो रुका और पीछे मुड़कर बोला, एक बात और, जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाओ या इस कबीले से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारा भविष्य। इसके आगे के शब्द जैसे अरुण के गले में ही थम गए और वो रुआसा होकर अपने काम के लिए चल पड़ा। इधर आदित्य अभी भी गुमसुम सा वहीं बैठा था। अगर अरुण सही कह रहा है तो इसका मतलब मैंने ब्लैक बॉक्स यूनियन ज्वाइन करके सही किया है। अब मुझे जल्द से जल्द इस कबीले से छुटकारा पाना होगा। हालांकि कबीले से दूर रहकर भी मैं सेफ रहूंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी। ये सब सोचते सोचते आदित्य अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुंह लटकाए हुए अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ा। कुछ ही देर पैदल चलने के बाद वो फिर से अपने घर पर था। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, ओह गॉड, इस जिप्सी ने मेरे कमरे का क्या हाल कर दिया। जिप्सी, कहाँ हो तुम? आदित्य की ये डांट सुनकर जिप्सी दबे पांव से उसके कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी फटाक से आदित्य ने उसको पकड़ लिया। कहाँ बचकर जा रही थी शैतान? तूने मेरे पूरे कमरे की ऐसी की तैसी कर दी है। आदित्य अपनी बिल्ली से बातें करने में मशगूल था। तभी उसके दरवाजे को किसी ने नॉक किया। कौन है? सर, मैं हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आ जाओ। आदित्य की परमिशन मिलते ही धीरे से कमरे का दरवाजा खुला और मेड यूनिफॉर्म पहने एक महिला कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में भूरे रंग के कपड़े में लिपटी कोई लंबी सी चीज थी। जैसे ही आदित्य की निगाह अपनी दासी पर पड़ी, उसने बिल्ली को छोड़ दिया और रौब दिखाते हुए बैठ गया। कहो, क्या काम है? आदित्य के इस सवाल पर मेड मुस्कुराई और धीरे कदमों से आदित्य की तरफ बढ़ गई। सर, ये वही है जो आपने मुझे बाजार से लाने को कहा था। दरअसल आदित्य ने एक दिन पहले इस मेड को बाजार से कुछ लाने के लिए कहा था और खैर वही डिमांड लेकर आदित्य के सामने हाजिर हुई थी। मेड का जवाब सुनते ही जैसे आदित्य का मुरझाया चेहरा फिर खिल उठा और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। वाह, लाओ दिखाओ भी। जैसे ही आदित्य ने उस भूरे कवर को हटाया, उसमें से एक चमचमाती तलवार सामने आई। दरअसल आदित्य ने कबीले के बाजार में एक स्थानीय लोहार से ये खास तलवार बनवाई थी। वो अपनी उस तलवार पर हाथ फेरते हुए मेट की तरफ देखने लगा। तुम ये तलवार यहाँ लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? क्योंकि अगर किसी ने ये तलवार मेरे पास देख ली तो खामखा पंगा हो जाएगा। आदित्य के इस सवाल पर दासी ने धीरे से गर्दन हिलाकर न कह दिया। अब आदित्य का चेहरा खिलखिला रहा था। वो उस खास तलवार को हवा में लहरा कर देखने लगा। परफेक्ट, ये तलवार अब मेरी मदद करेगी। अभी आदित्य अपनी नई तलवार का परीक्षण ही कर रहा था कि इतने में उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन होगा? अगर किसी ने ये तलवार देख ली तो? नहीं। आदित्य मन में परेशान होकर अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल कौंध रहा था कि इस समय कौन हो सकता है। जैसे ही सामने से दरवाजा खुला, उसकी सांस अटक गई। आखिर कौन था वहां? क्या आदित्य किसी खतरे में है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ कुकू FM ऐप पर और सुनते रहें नायक रिबॉर्न के आने वाले अगले एपिसोड्स। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक के बाद जैसे ही दरवाजा खुला, आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई और नहीं बल्कि आदित्य की जुड़वा बहन अदिति थी। मैं इतनी देर से बाहर खड़ी हुई दरवाजा पीट रही थी, भला तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अरे वो मैं दरअसल। आदित्य के पास अदिति के सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब अदिति दरवाजा नॉक कर रही थी उतनी देर में आदित्य ने अपनी तलवार को छुपा दिया था। क्या वो? मैं दरअसल कुछ नहीं, मैं जिप्सी को ढूंढ रहा था। देखो तो इस बदमाश बिल्ली ने मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया है। फिर मेड को बुलवाकर कमरे की सफाई के लिए। आदित्य का जवाब सुनकर अदिति ने जैसे ही कमरे का हाल देखा, वो अपना सिर पीटने लगी। ये तुम्हारी जिप्सी भी बहुत आफती है। खैर, एक बात सुनो, मैं ये कहने आई थी कि शिकार वाले दिन हम सभी को अपनी राजसी पोशाक पहननी होगी। तुम भी एक बार टेलर के पास जाकर अपना साइज दे आना।
माँ ने मुझे तुम तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था। ओके, अभी थोड़ी बहुत देर में चला जाऊंगा। अदिति अपनी बात कहकर वहां से निकल गई। इसके बाद तुरंत दौड़ते हुए आदित्य ने अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया और बिस्तर के नीचे से फिर तलवार बाहर निकाल ली। अब उस तलवार को अपने हाथ में लेकर आदित्य जैसे एक सोच में डूब गया था। एक बात तो साफ है, अब मुझे हर हाल में रोज थोड़ा समय फिजिकल ट्रेनिंग और तलवारबाजी को देना होगा, क्योंकि अगर मैंने सही ढंग से अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो जाएगा। आदित्य जानता था कि उसकी माँ बेवकूफ नहीं है। वो आसानी से आदित्य की बढ़ती ताकत का राज जान जाएगी। हाँ, माँ की ये जासूस दासियां जब हर खबर उन तक पहुंचाती हैं तो ये खबर भी जरूर पहुंचाएंगी कि मैं रोज तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और फिर उन्हें लगेगा कि ग्रेजुअली मुझ में ये ताकत मेरी मेहनत से आई है और इस तरह मेरा काम बन जाएगा। आदित्य का मानना था कि अगर कोई बेकार से बेकार आदमी भी रोज फिजिकल ट्रेनिंग ले और तलवारबाजी की प्रैक्टिस करे तो उसमें एक अच्छे वॉरियर की ताकतें आ जाएंगी। ये कहते हुए वो तलवार की धार को अपनी दाई आंख की सीध में रखकर देखने लगा। वाकई इसकी धार भी कितनी शानदार है, जब भी किसी की गर्दन पर चलेगी एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर देगी। ये कहते हुए आदित्य ने अपनी खास चांदी की तलवार को चूमा। उस खास तलवार को पकड़ने के लिए एक गोल्डन रंग का एंटिक लुक हैंडल दिया गया था। तलवार का डिजाइन बेहद स्लिक था, जिसको खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। अब असली मजा आएगा मेरी तलवार से जब मैं शिकार करूंगा। काफी मजबूत है। आदित्य अब अपनी इस खास तलवार को चारों ओर घुमाने लगा। तलवारबाजी का ये गुर उसने कभी सीखा नहीं था, लेकिन आज तलवार चलाते वक्त उसे महसूस हो रहा था कि वो कोई तलवार नहीं बल्कि अपना हाथ ही हवा में लहरा रहा है। उसकी तलवार जैसे उसके हाथ का ही एक एक्सटेंशन बन चुकी थी। वाह गजब, अब इस तलवार से प्रैक्टिस करने में भी मजा आ जाएगा बिना किसी बंधन और डर के। जैसे आदित्य ने अपने कमरे में तलवार को लहराना शुरू किया, उसकी सर्वेंट की आंखें फटी की फटी रह गई। इस तरह की तलवारबाजी तो हमारे कबीले के सबसे महान योद्धा करते हैं। इतनी शानदार तरीके से ये तलवार चला रहे हैं मानो बिजली कड़क रही हो। वाह! ये सोचते सोचते उसकी निगाहें बस आदित्य की कमाल की कलाई को देख रही थी। जैसे आदित्य ने ये देखा, चलो तुमने अच्छे से काम किया है, अब तुम जा सकती हो। आदित्य की ये बात सुनकर नौकरानी वहां से 2 कदम पीछे हुई और अपना सिर झुकाकर ग्रीट किया। सर, अगर आपको कुछ और काम हो तो आज्ञा कीजिएगा। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। सर्वेंट ने फिर एक बार झुककर आदित्य को नमस्कार किया और उसके कमरे से बाहर चली गई। सर्वेंट के जाते ही आदित्य के चेहरे पर एक शातिर सी स्माइल आ गई। अपनी तलवार को हाथ में लेकर वो मुस्कुराने लगा। और इसी के साथ मेरा मेन मकसद पूरा हुआ। अब मैं तलवारबाजी करने लगा हूँ। ये बात कैसे न कैसे माँ और बाबा के कानों तक पहुंची जाएगी। इनकी ये चमची उन तक ये सारी खबर पहुंचा ही देगी। अपने मंसूबे में सफल होने की तरफ आदित्य के कदम बढ़ चुके थे। अब वो रुकने वाला नहीं था। उसका एम बस उस ताकत को हासिल करना था। अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने अपनी तलवार को अपनी चमकती आंखों के साथ देखा और फिर एक बार उसको चूमा। मेरी तलवार, मेरी दोस्त, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुझे कुछ नाम भी तो देना चाहिए। हर्क्यूलिस, हाँ ये बढ़िया रहेगा। आदित्य के चेहरे पर उसकी खुशी अब साफ झलक रही थी। इस कबीले में जैसे उसको अब तलवार के रूप में एक नया दोस्त मिल गया था। उसने तलवार को अच्छे से कपड़े में लपेटकर वापस से छुपा दिया। चलो अब ये तो हो गया। अब एक बार नीलामी की अपडेट्स भी देख लेता हूँ, कम से कम पता तो रहे कि कब है। आज ही उसकी डेट्स को लेकर अपडेट्स भी आने थे। यही सब सोचते हुए उसने फिर से अपना कमरा बंद किया और अपने सीक्रेट बॉक्स में से अपना स्मार्टफोन निकाल लिया। ये स्मार्टफोन इस कबीले में उसका सबसे बड़ा साथी और उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने अपना स्मार्टफोन ऑन किया। अपने फोन को ऑन करने के बाद आदित्य उसमें ऑक्शन की डिटेल्स सर्च करने लगा। पवेलियन ऑक्शन अपडेट्स, ये टाइप करके जैसे ही आदित्य ने सर्च पर टैप किया, उसकी आंखों में जैसे एक चमक आ गई। यस, फाइनली ये यहाँ है। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। ग्रेट, अब मजा आएगा। आदित्य फाइनली अब ऑक्शन की डेट्स आने के बाद बेहद खुश था। उसने जोर जोर से खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। आदित्य अभी खुशी मना ही नहीं रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसने तपाक से अपने सिर पर हाथ रखा। बेटा तू क्यों फंसने के काम करता है? खुशी के मारे तू भूल गया? तुझे रॉयल अटायर भी सिलवाना है, मेजरमेंट्स देने टेलर के यहाँ जाना है। अपनी माँ का मैसेज याद आते ही तुरंत आदित्य ने वापस अपना फोन छुपाया और अपने कमरे से टेलर स्टोर की तरफ निकल पड़ा। उसके साथ उसके थिरकते कदमों में उसका एक्साइटमेंट साफ जाहिर हो रहा था। अब बस जल्दी से मेजरमेंट्स देकर मैं अपने लॉन में आज की प्रैक्टिस को भी अंजाम दूंगा।
और उसके बाद मुझे ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। आदित्य बड़े तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनट्स में वो टेलर स्टोर पर था। टेलर स्टोर पर लगे बोर्ड को देखते हुए आदित्य ने एक झमाई ली। रॉयल टेलर्स, ये तो आउटफिट का पैटर्न भी काफी घिसा पिटा यूज करते हैं। अगर मेरा बस चलता तो इस रॉयल पैटर्न को कुछ खास टच देता। आदित्य ने जैसी दुकान में कदम रखा, टेलर ने उसको अजीब सी निगाहों से देखा। ओह, तो अब आप भी शिकार पर जाएंगे? हाँ, आपको कोई दिक्कत? आदित्य का ये मुंह फट जवाब सुनकर टेलर सक पका गया और बेमन से आदित्य के मेजरमेंट ले लिए। ढंग से चलना फिरना आता है नहीं, और ये करेंगे शिकार, वो भी खतरनाक राक्षसों का। आदित्य भी टेलर का मूड देखकर सब समझ चुका था। उसने भी जल्दी से वहां से निकलना बेहतर समझा। पूरे हफ्ते वो दिन भर बस जिप्सी के साथ खेलता और शाम के समय अपनी शानदार तलवार की जानदार प्रैक्टिस को अंजाम देता। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया और फाइनली ऑक्शन का दिन आ गया। फाइनली आज मैं ऑक्शन में जाऊंगा। आज तो खास मजा आने वाला है। ये कहते हुए आदित्य ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराने लगा। आज काफी कमाल के दिख रहे हो कैप्टन आदित्य। इसके बाद आदित्य ने अपना बैग उठाया और अपने कमरे के बाहर निकलने लगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसके कदम वापस मुड़कर उसकी किचन की तरफ आ गए। जिप्सी, मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद मुझे लौटने में देर हो जाएगी। तुम्हारा खाना मेज पर है। ये कहते हुए वो फिर से अपने कमरे के बाहर की तरफ बढ़ गया। उसकी कमर पर उसका बैग लदा था जिसमें उसकी खास तलवार थी। उसने अपना बैग खोला और एक खास टोपी और एक खास तरह का मुखौटा निकाल कर पहन लिया। अब जल्द से जल्द मुझे ऑक्शन के लिए पवेलियन में पहुंचना होगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे पहुंचने से पहले ही एंट्री बंद हो जाए। नहीं नहीं, ये सोचते उसके कदमों की स्पीड खुद ही तेज हो गई। आज खास दिन होने के कारण बाजार में काफी शोर मच रहा था। नीलामी में शामिल होने की उम्मीद में बड़े शहरों से कई अमीरजादे और इन्फ्लुएंशियल लोग कबीले में आए हुए थे। आज देखो इस बाजार में कितनी रौनक है, कितनी भीड़ इस ऑक्शन के लिए खास आई होगी। आसपास की हर चीज को ध्यान से देखते देखते आदित्य पवेलियन के मेन गेट पर पहुंच गया। उसकी अजीब सी वेशभूषा को देखकर तुरंत गार्ड्स ने उसको रुकने का इशारा किया। इस पर तपाक से आदित्य ने उनको घूरते हुए देखा। हाँ भाई, क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो? एक छोटे लड़के को इस तरह की अजीब ड्रेस में देखकर गार्ड्स भी हैरान थे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक आदित्य को देखा। सॉरी सर, लेकिन आपको पहले अपना आईडी दिखाना होगा। आदित्य सोच में पड़ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गार्ड उसे रोक क्यों रहा है। क्या होगा, आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ कुकू FM ऐप पर। सुनते रहें नायक रिबॉर्न।